नमस्कार। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और आज की अपनी इस क्लास में हम लोग अपनी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज को वापस से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, जो हमारी लास्ट की कुछ क्लासेस हुई हैं, उसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में देख लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में देख लिया है। आज हम बात करते हैं, जो हमारी आज की क्लास है वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल का मतलब है कि विश्व के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्व के कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम कर रहे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन योगदान अपना वो दे रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए इनको कंपाइल करके हम एक वीडियो में लेकर के आए हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी आने वाली एग्जाम्स में, जो भी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सबको हमने कंपाइल करके एक वीडियो में लाने की कोशिश करी है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो दिस क्लास इज अबाउट महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यावरण संगठन है, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है आपका इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये व्हेल्स से रिलेटेड है। बेसिकली व्हेल्स जो है, ये आप जानते हैं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैमल्स हैं ये, ठीक है। अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैमल की बात करें तो वो व्हेल ही होती है, और व्हेल में आप व्हेल के संरक्षण के लिए ये अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग संगठन जो है ये बनाया गया है। बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं, इवन इंडिया भी इस इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि व्हेल्स का संरक्षण हमको करना है, उनको संरक्षण प्रदान करना है, और इसी के रिगार्डिंग इसने बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। वैसे इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर जो है ये वॉशिंगटन DC में है। इसका हेडक्वार्टर, जो इस तरह के क्वेश्चन आपके PCS के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है, इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, और इसको 1946 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। यह इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, वॉशिंगटन DC में है। दूसरी चीज है कि इसको 2 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसका कार्य क्या है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कार्य क्या है। इसके बाद ये बनाया किस कन्वेंशन के अंतर्गत गया, किस रेगुलेशन के अंतर्गत गया, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग। ये बेसिकली व्हेल का जो शिकार किया जाता था, जो व्हेल की हंटिंग की जाती थी, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। जैसे ये इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी चर्चा में था, क्योंकि जापान जो है ना, ये इसका एक मेंबर था, बट जापान ने अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर दी है, इसका अब सदस्य नहीं रहा है। इसने इस इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, बिकॉज जापान वापस से रिवाइव कर रहा है कि वो व्हेल्स का शिकार करेगा, ठीक है, व्हेल्स का शिकार करेगा। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो इसमें फंडिंग कहां से होती है, तो पहली बात तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, जैसे किसी भी संगठन के लिए जरूरी ये होता है कि उस संगठन को ऑपरेट करने के लिए पैसा कहां से मिल रहा है, फंड कहां से मिल रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में UPSC कभी कभी इसे फंडिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ लेती है। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड है, बेसिकली जो फंड है वो तो इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वही देती है। जैसे इंडिया एक मेंबर है तो ये फंड करेगा, जापान एक मेंबर था तो ये फंड करता था। इस तरह से जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो फंड करती हैं। इसके द्वारा कुछ NGOs हैं जहां से ये पैसा लेता है। इंडिया इसका एक मेंबर है, सदस्य देश है। तो ये रहा, इट्स वाज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाउ चलिए अब सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं अपने, कि कौन सा और है जो वर्ल्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, UNEP के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा।
बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक आप कह सकते हैं कार्यक्रम है, उसी के अंतर्गत कार्य करने वाला एक कार्यक्रम है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अगर हम नींव की बात करें तो जो हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पढ़ाई है, आप लास्ट वीडियोस में जाएंगे, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवायरनमेंट के, सारे वीडियोस आपको उस जगह पर कंपाइल्ड वे में मिल जाएंगे। आप स्टडी IQ PCS के चैनल में जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, उसमें दिव्यांश शुक्ला के नाम से, मेरे नाम से, दिव्यांश शुक्ला सर के नाम से एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप हमारे पुराने वीडियोस को रीच आउट कर सकते हैं। वहां पर जाकर के अब मैंने इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल से वीडियो बना रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन एनवायरनमेंट पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, जिसको हम 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये स्टॉकहोम में हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस से ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का आप कह सकते हैं कि बेस बना, यहीं से इस प्रोग्राम की स्थापना की गई। अब जो UNEP है, इसका जो हेडक्वार्टर है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। सो हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे हमने बताया इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमने बताया आपको कहां है, वॉशिंगटन DC में है। इसी तरह से UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट चीज है फंडिंग कहां से होती है। तो फंडिंग तो यूनाइटेड नेशन की जो रेगुलर फंडिंग है, यूनाइटेड नेशन जो अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो सब बॉडीज हैं, इसके जो अन्य अदर चैम्बर्स हैं, उनको करता है। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को भी UN की तरफ से फंडिंग मिलती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका ईयर मार्क्ड बजट। ईयर मार्क बजट क्या होता है, बेसिकली इसको समझने वाली बात है। ईयर मार्क बजट ये वो बजट होता है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए दिया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जैसे UNEP को मान लो भारत में एक प्रोग्राम चलाना है, सोलर प्रोग्राम भारत में चल रहा है, तो गरीब लोग जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सब्सिडाइज रेट पे या उसकी स्पॉन्सरशिप करनी है कि मान लो 10,000 सोलर पैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसमें सब्सिडी दे दी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर देश के लिए किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं ईयर मार्क्ड बजट। ठीक है, तो ये ईयर मार्क बजट से पैसा आता है। अब ये ईयर मार्क बजट में पैसा बहुत सारे देश देते हैं, जैसे अगर हम लिस्ट की बात करें तो जर्मनी एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा फंडिंग करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में आपके ईयर मार्क बजट में। तो जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, US हो गया, है ना, जापान हो गया, ये सब जो है बड़े देश है जो फंडिंग करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, ईयर मार्केट फंडिंग करते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई प्रोजेक्ट चलाया जाए या किसी पर्टिकुलर देश में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंडिंग यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को ये लोग देते हैं। तो बेसिकली यही दो इनके फंडिंग के रीजन है, या तो ईयर मार्क बजट मिलेगा इनको किसी पर्टिकुलर देश में प्रोग्राम चलाने के लिए, या फिर यूनाइटेड नेशन की रेगुलर फंडिंग मिलेगी जहां से इस प्रोग्राम को पैसा मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लें, इन इंडिया इट स्पॉन्सर्ड सोलर प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी बात करी, भारत में जो सोलर प्रोग्राम चल रहा था उसमें से कुछ जगहों पर इन्होंने कोस्टल एरियाज में सोलर प्रोग्राम चलाने के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काफी स्कीम्स को स्पॉन्सर किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, सो ये था हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब बात करते हैं, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आता है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। IUCN का नाम शायद ही आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसने IUCN का नाम ना सुना हो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बेसिकली अगर IUCN की बात करें तो ये इस समय वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनवायरमेंटल बॉडी है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, बिकॉज इसमें इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इतने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इतने सारे NGOs इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा एक यूनियन है। अब इसकी फंडिंग कब इसकी स्थापना हुई, सो ये बहुत ही ओल्डेस्ट भी है। मतलब अभी तक के जितने ऑर्गेनाइजेशन आपने आपको पढ़ाए हैं या जितने भी इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सबसे बड़ा भी यही है और सबसे ओल्डेस्ट भी यही है, सबसे पुराना भी यही है। 1948 में स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, ये स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा के पास में एक शहर है ग्लैंड, वहां पर आपको IUCN का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। अब IUCN के काम क्या क्या है, तो IUCN का जो बेसिक सा काम है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इसका नाम ही है कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षित करना। जैसे कि कोई वृक्ष की प्रजाति है वो गायब हो रही है जंगल से, या कोई पशु की प्रजाति है वो गायब हो रही है, एनिमल की कोई स्पीसीज गायब हो रही है, तो उसको ये संरक्षण प्रदान करेगा, उसकी फंडिंग करेगा, उस देश को पैसा, टेक्नोलॉजी, व्यवस्थाएं, सुविधाएं या टेक्निकल हेल्प या डॉक्टर्स वगैरह उस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो भी जरूरत होगी वो सब IUCN प्रोवाइड कराता है। इसका मुख्य कार्य ही यही है। इसके साथ IUCN का एक और बेहतरीन काम यह है कि ये IUCN जो है ये लिस्ट निकालता है स्पीसीज के बारे में। तो उस लिस्ट में आप सभी ने IUCN की रेड डेटा लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। इसमें वो उन जानवरों को रखता है जो अलग अलग कैटेगरीज ने बना रखी हैं। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब वो गायब हो गए हैं, अब उनके कोई भी रिकॉर्डेड कोई भी जीवित प्रजाति जंगल में या फिर कैप्टिविटी में सर्वाइव नहीं कर रही है, तो उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसे कई सारी कैटेगरी बनाई है, जैसे एक्सटिंक्ट बना दिया कि वो प्रजाति गायब ही हो गई, या फिर दूसरा बना दिया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब वो प्रजाति जंगल में सरवाइव नहीं कर रही है, बट हां किसी कैप्टिविटी में, किसी चिड़ियाघर में, किसी जू में उसके कुछ सदस्य लोगों की या डॉक्टर्स की देखरेख में सरवाइव कर रहे हैं। तो एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CE, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब बहुत ही ज्यादा घोर संकटग्रस्त जो होते हैं। इसके बाद फिर एंडेंजर्ड आते हैं, एंडेंजर्ड के बाद फिर आते हैं आपके थ्रेटेंड आते हैं, थ्रेटेंड, फिर नियर थ्रेटेंड, एंटी नियर थ्रेटेंड आते हैं। इस तरह से कई लिस्ट में इसका कैटेगराइजेशन किया है, जानवरों को उनकी क्रिटिकलिटी के मुताबिक किया गया है ना। तो जो बहुत ज्यादा संकटग्रस्त हैं, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं, उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है, उससे नीचे वालों को इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है। ऐसे करके ये पूरी लिस्ट निकालती है कई सारी स्पीसीज की या जीवों की, जानवरों की, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ताकि उनको संरक्षण उसी डिग्री का प्रोवाइड किया जा सके और उनके प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सके कि भाई इसके बहुत ही, इस प्रजाति के बहुत ही कम जीव बचे हुए हैं, तो अब इनको संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह मुख्य कार्य है IUCN का। इसके बाद IUCN क्या करती है, इसको फंडिंग को देख लेते हैं कि IUCN को फंड कहां से मिलते हैं। तो बेसिकली IUCN के फंड के बहुत सारे सोर्स हैं। सबसे ज्यादा सोर्स तो गवर्नमेंट्स करती हैं, जो सरकार है, जैसे भारत की सरकार हो गई, US हो गया, US गवर्नमेंट हो गई, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन गवर्नमेंट, UK की गवर्नमेंट हो गई। इस तरह से अलग अलग सरकारें जो है ये फंडिंग करती हैं, तो फंडेड बाय गवर्नमेंट्स। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज वर्ल्ड की हैं, बहुत सारे NGOs हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो फंडिंग करते हैं IUCN को। इसके बाद बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, है ना, जैसे मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन वगैरह। इस तरह से बहुत बड़े बड़े व्यापारियों ने, कॉर्पोरेट्स ने, उद्योगपतियों ने अपने अपने फाउंडेशन बना रखे हैं, वो IUCN की फंडिंग करते हैं। इसके बाद जो भी इस IUCN के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कॉर्पोरेशंस जो हैं, वो सब फंडिंग करते हैं। तो फंडिंग के कई सारे सोर्स है, गवर्नमेंट भी करती है, NGO भी करती हैं, कॉर्पोरेट्स भी करते हैं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े फाउंडेशंस जो हैं वो भी इसकी फंडिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, IUCN इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है, कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो होती है उसमें ये एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करता है। तो इसका ये भी स्टेटस काफी बड़ा है, आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एज एन ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है IUCN को। इसके बाद फिर IUCN की गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नेंस कैसे चलती है, इसको देख लेते हैं। तो IUCN में एक गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है, और इस गवर्निंग बॉडी के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं हर 4 साल में। तो मेन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो गवर्निंग बॉडी होती है, और गवर्निंग बॉडी जो गवर्निंग काउंसिल होती है बेसिकली, और उस गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स को, जो गवर्निंग काउंसिल होती है, इसके मेंबर्स को हर 4 साल में इलेक्ट किया जाता है, हर 4 इयर्स में इलेक्ट किया जाता है। और ये जो इलेक्शन होता है, इसी के बाद फिर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस बनती है, जिसमें इनकी सारी बैठक होती हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, फंडिंग वगैरह के मैटर, या फिर लिस्ट में कोई हस्तक्षेप करना है, कुछ बदलाव करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस करने हैं, वो सारे IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस लेती है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है, ये
डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है या डिसीजन लेती है। ठीक है, तो ये था IUCN। IUCN के बारे में एक कुछ और इंडिया स्पेसिफिक बातें हम लोग देख लेते हैं। जैसे IUCN जो है, अगर इसकी हम बात करें तो IUCN, इंडिया जो है IUCN का मेंबर कब बना, तो 1969 में भारत जो है IUCN का एक मेंबर स्टेट बना। इसके बाद IUCN इंडिया, अब देखो ये जो IUCN है ये हर देश में, जिस भी देश में जाता है वहां की एक अपनी बॉडी होती है। जैसे IUCN इंडिया हो गया, IUCN जर्मनी हो गया, IUCN जापान हो गया। इस तरह से IUCN इंडिया जो है इसने अपना कंट्री ऑफिस खोल रखा है भारत में, नई दिल्ली में 2007 में। तो भारत मेंबर कब बना, भारत मेंबर बना 1969 में, और IUCN का इंडिया ऑफिस जो है वो खुला 2007 में। कहां पर है ये, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद IUCN इंडिया वर्क्स फॉर सस्टेनिंग इकोसिस्टम, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिविएशन, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये सब एरियाज ऑफ वर्क हैं जहां जहां IUCN वर्क करता है, कार्य करता है। IUCN जो है ये नेचर के ऊपर कार्य करता है, तो नेचर के माध्यम से गरीबी कैसे हटाई जाए या नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि गरीबी को हटाया जा सके, इस चीज पर भी IUCN कार्य करता है। क्लाइमेट चेंज पर तो कार्य कर ही रहा है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, वो है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए IPCC चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि IPCC अपनी रिपोर्ट्स कुछ पब्लिश करता है और वो रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट, सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट, इस तरह से इसकी असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं। इस समय जो इसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है, 6th AR असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है, और 7th असेसमेंट रिपोर्ट पर कार्य कर रहा है IPCC। सो IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका उद्देश्य बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों पर है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, मतलब अंतर सरकारी है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो हैं, सरकारें जो हैं इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1988 में, 1988 में IPCC की स्थापना की गई। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया वो यूनाइटेड नेशन के दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा ही किया गया। कौन कौन से हैं, एक तो WMO है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मौसम जिसको हम संस्थान बोलते हैं, विश्व मौसम संस्थान। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी पीछे हमने पढ़ा, UNEP, जो 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से आया था। तो वो UNEP और WMO इन्होंने मिल करके इस IPCC की स्थापना की। कब की, 1988 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। एक तो इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। किसने करी, तो यूनाइटेड नेशंस की 2 बॉडीज हैं, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। सो इन दोनों ने मिल करके IPCC की स्थापना की 1988 में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फंडिंग कहां से मिलती है IPCC को, तो फंडिंग मिलती है IPCC ट्रस्ट फंड से, और ये ट्रस्ट फंड जो है ये WMO और UNEP के अंतर्गत ही कार्य करता है। यानी फंडिंग का जो मेन सोर्स आप कह सकते हैं IPCC की, वो UNEP और WMO का ही फंड है, और इन्हीं के अंतर्गत एक फंड बनाया गया IPCC ट्रस्ट फंड, जिसको यही दोनों मॉनिटर करते हैं, WMO और UNEP। तो इसी के थ्रू इसको फंडिंग प्राप्त होती है। ठीक है, रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया कि असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालता है। इस समय इसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है और 7th असेसमेंट रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है। तो इस तरह से ये IPCC हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, GEF। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फंडिंग का तरीका है, एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स को फंड प्रोवाइड करता है। कई सारे प्रोग्राम्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अब GEF की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1991 में, 1991 में की गई थी, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो बेसिकली GEF जो वर्क करता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत इसकी फंड बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत इसका फंड बनाया गया था, और जो फंड बनाया गया था उसकी जो बकेट थी, उसकी जो बास्केट थी, वो $1 बिलियन की थी। यानी फंडिंग इसको जबरदस्त मिली। $1 बिलियन की फंडिंग के साथ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो है, एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1991 में की गई थी। अब आपको सभी को पता होगा कि अक्टूबर 1991 में इसकी स्थापना हो गई है।
इसी के बाद 1992 में रियो अर्थ समिट होती है 1992 में। सो जो रियो अर्थ समिट होती है उसमें कई सारे प्रोग्राम्स निकल करके सामने आते हैं, कई सारे नए ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्फ्रेंस बना दिए जाते हैं। तो इसमें जैसे जो रियो अर्थ समिट हुई थी, जो रियो की अर्थ समिट हुई थी, उसके अंतर्गत कई सारे ऑर्गेनाइजेशन निकले थे, जैसे UNFCCC, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी 1992 में बना था। इसके बाद फिर UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी 1992 में आया। इसके बाद फिर UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये भी 1992 में आया। इसके बाद फिर आया एजेंडा 21, ये भी आपका 1992 में आया। ये सब जो है एक ही समिट से आए थे, रियो अर्थ समिट से। तो इन सब की, जितने रियो अर्थ समिट में फंडिंग होनी थी, इन सब की फंडिंग कहां से की गई? इसी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से की गई। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी किसको किसको फंड प्रोवाइड करता है, तो UNFCCC को फंड प्रोवाइड करता है, UNCBD को फंड प्रोवाइड करता है, UNCCD को फंड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, जैसे एक है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे। ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं, एक कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे। ये ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो एक बार अगर प्रकृति में आ जाते हैं तो ये जल्दी जाते नहीं है, ये परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली ये बने रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में ऐसे चेंज हुआ करते हैं, या एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, दूसरे स्पीसीज से तीसरे स्पीसीज में माइग्रेट किया करते हैं, बट ये पर्यावरण में बहुत समय तक टिके रहते हैं। तो ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को लेकर के जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, उसकी फंडिंग भी यही ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ही करती है। इसके बाद एक और कन्वेंशन है मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। मरकरी के ऊपर जो मिनामाता कन्वेंशन हुआ, मिनामाता कन्वेंशन जो जापान में मरकरी के ऊपर हुआ, बेसिकली मरकरी से जो पोल्यूशन होता था, जिसको मिनामाता बे में एक बहुत सारी फिशेज ने खा लिया, तो वो जो पोल्यूशन था मरकरी की वजह से उन फिशेज में आया और फिशेस को कंज्यूम कर लिया वहां के लोगों ने, तो वो लोगों में फैल गया मरकरी का पोल्यूशन। तो उसके लिए जो मिनामाता कन्वेंशन है, उसकी जो फंडिंग होती है, जिसमें मरकरी को एज अ पॉल्यूटेंट हटाना है हमको एनवायरमेंट से, उसकी फंडिंग भी बेसिकली ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ही करती है। तो ये सारी फंडिंग जो है ये GEF से होती है, इसीलिए GEF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो GEF का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वॉशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद बात करें, टुडे GEF इज द लार्जेस्ट पब्लिक फंडर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू इंप्रूव द ग्लोबल एनवायरनमेंट। हमने बताया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इन सब की फंडिंग कर रहा है GEF, और GEF का जो फंड है संभाल के कौन रख रहा है? वर्ल्ड बैंक रख रहा है, ठीक है ना। तो GEF, भाई एक बैंक तो चाहिए ना आपको फंड को मेंटेन करने के लिए, तो वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए ये क्लाइमेट फंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड बेसिकली बना तो बहुत बाद में 2010 में बना, बेसिकली 2010 में बना। बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का जो गैप है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। देखो जो आज के जमाने में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन से देश हैं, तो भाई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेवलप्ड कंट्रीज को लेनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो विकास सबसे ज्यादा तेजी से किया वो तो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया। प्रदूषण सबसे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया, फैक्ट्री सबसे ज्यादा इन्होंने लगाई, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इन्होंने लगाई, आज भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन्हीं का दबदबा है। और ऐसा करने के बाद ये सब विकसित हो गए, इन्होंने अपने लोगों का जीवन स्तर अच्छा कर लिया, बेसिक सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर ली। आज इनके पास सड़क की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, शेल्टर की कमी यानी निवास स्थान की कमी नहीं है। और आज ये कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज से कि भाई आप लोग प्रदूषण कर रहे हो और आपकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये तो गलत है। आपने ग्लोबल वार्मिंग कर ली, आप अब विकसित हो गए हो, तो गरीब देशों को क्या विकास करने का अधिकार नहीं है? क्या उनको इंडस्ट्रीज लगाने का अधिकार नहीं है? अगर वो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो आप उनका विरोध कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अब इंडस्ट्रीज अगर ज्यादा लगी तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी, पर जो आपने पीछे कर दी, तो गरीब देश इस हिसाब से तो गरीब ही रहेंगे, बिकॉज आप अगर उनके ऊपर सैंक्शन लगा दोगे तो सैंक्शन लगाने के बाद वो अपना विकास कैसे कर पाएंगे?
तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खींचतान हो रही थी किसके किसके बीच में, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, फंडिंग को लेकर के। और तो डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई हम योगदान इतना नहीं कर सकते ग्लोबल वार्मिंग के फील्ड में, हमारे पास एक तो बजट का वैसे ही क्रंच है, हम अपने लोगों को गरीबी से निकालने नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि क्लाइमेट के फंड में इन्वेस्ट करो, जबकि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को उठानी चाहिए, क्योंकि आपने प्रदूषण करके अपने देशों को विकसित कर लिया, अब जब हमारी बारी आई तो आप रोक रहे हो। तो इसके बीच में सहमति बनाने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड का एक इनिशिएटिव लिया गया। इसमें यह था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें फंडिंग करेंगी, मतलब जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों में फंडिंग करेंगे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो इसके लिए एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया 2010 में। इस फंड का बेसिकली, ये फंड जो गवर्न होता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा गवर्न होता है। हमने आपको बताया था ना कि जैसे जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब उस कॉन्फ्रेंस के कितने कितने देश सम्मिलित हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ पार्टी, ठीक है, UNFCCC की पार्टी है इंडिया एक, है ना। तो इस तरह से अलग अलग देश पार्टी है। तो कॉप जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इस फंड को मैनेज करती है, ठीक है, गवर्न करती है। अब इस फंड का उद्देश्य क्या है, तो इस फंड का जो टारगेट था वो ये था कि 2020 तक, आप ध्यान रखिएगा 2020 जो बीत चुका है, 2020 तक $100 बिलियन की फंडिंग करनी है हर साल। किसको करनी है, डेवलप्ड कंट्रीज को, विकासशील देशों को करनी है। हर साल $100 बिलियन की फंडिंग कौन करेगा, विकसित देश करेंगे। किसके डेवलपमेंट के लिए, विकासशील देशों में एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए। बट ये फंड पूरी तरह से फेल्ड हो गया 2020 तक, ये अपनी जो टारगेट्स थे उनको फुलफिल नहीं कर पाया। और हर साल आप ये भूल जाइए कि इतनी ज्यादा फंडिंग तो सपने में भी नहीं सोच सकते कोई डेवलप्ड कंट्री कर देगा। अमेरिका वगैरह तो बिल्कुल हाथ ही खींच लिया, यूएसए वगैरह। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो मना ही कर दिया भाई कि क्लाइमेट, ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये तो सब होती ही नहीं है, ठीक है। ये तो बोला उन्होंने कि ये सब फालतू का एजेंडा है। और हम जो देश है ना, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ले आए कि भाई हमको खुद ही जरूरत है, तुम हमको खुद ही फंडिंग करो, हम काहे तुमको फंडिंग करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आना चालू हुए और $100 बिलियन का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाया। हालांकि फंडिंग मिली है, ऐसा नहीं भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में फंडिंग ही नहीं मिली है, फंडिंग मिली है। और भारत उसका एक एग्जांपल है कि भारत में इसी ग्रीन क्लाइमेट फंड से इंडिया को $43 मिलियन रुपए मिले थे, $43 मिलियन मिले थे, जिसको UNDP के थ्रू इंडिया ने कई सारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, उनमें कई सारे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं UNDP के अंतर्गत, जहां जिनकी फंडिंग जो हुई है वो बेसिकली ग्रीन क्लाइमेट फंड से ही हुई है। तो ये था हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है एनवायरमेंट इकोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में इनका हेडक्वार्टर रखना है, इनके काम रखने हैं, इनकी फंडिंग रखनी है, और अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना है ध्यान में तो आपको इनका ईयर, किस ईयर में स्टैब्लिश हुए, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने बताई है आपको वो भी आप याद रख सकते हैं, बट ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके केस में, क्योंकि जो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी उनमें हेडक्वार्टर सीधे पूछ लेते हैं कि भाई इसका हेडक्वार्टर बताओ, या इसकी फंडिंग कहां से होती है ये बताओ, या इसमें मेंबर्स कितने हैं ये बताओ, या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है ये बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं। ये जो सीरीज है हमारी, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, डेली हमारी सीरीज चल रही है, ये सब टैकल हो जाएं। हम हर दिन एक नए टॉपिक पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना करके लाते हैं, जिससे पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका कवर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो हम एनवायरमेंटल जो कन्वेंशन हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो ट्रीटीज हुई हैं, है ना, उनके ऊपर हम लोग बनाएंगे, और इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, कन्वेंशन, इन सब प्रोटोकॉल्स वगैरह को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। स्टडी IQ PCS में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।